सभी महानुभाव देवी और सज्जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी डायरेक्टर साहब ने, प्रमोद जी ने और उससे पहले बहुत से वक्ताओं ने बीच बीच में अपनी बातें रखी और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो रही हैं। और एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, जैसा प्रमोद जी ने कहा और डायरेक्टर साहब ने कहा, अभी तक का ये जो 5वां पड़ाव है, उस चरण में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया और बहुत अच्छा सुखद जो है ना एहसास हो रहा है। इसके लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी कि आपको शायद थोड़ा सा एक फायदा भी हुआ होगा। और जैसे अभी प्रमोद जी बता रहे थे कि फुटबॉल की मैच की सारी बातें उन्होंने बताई, तो जब आप वो क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचते हैं तो आपको सारी टीम्स के बारे में सब कुछ जानकारी पैदा हो जाती है कि भाई ये इसमें फला जो है ना प्लेयर अच्छा है, इसको देखता है। हालांकि कोचेस साहिबान का यही एक काम होता है और बहुत, अगर मैनेजमेंट प्रणाली की बात करें तो एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात है। तो आप लोगों को चूंकि पहले 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कार्रवाई हो चुकी थी तो आपको उसका फायदा भी मिला, लेकिन जैसा एक SCRT की हमारी एक साथी ने बताया कि शायद हमें इसे और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो देखिए, हमारा ये मकसद नहीं है कि आपको डराना है, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ। देखो, काम करने के 2 तरीके। ADC साहिबा भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो भी आज अब सारी चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों का आकलन करके क्या रूपरेखा बनानी है उसके बारे में सोचना होगा आपको एक बतौर टीम के तौर पे। तो काम करने के तरीके एक तो ये है, एक तो डर से होता है काम और दूसरा मन से होता है। तो डर वाली कार्रवाई में आप सब लोग बहुत इस बात को मान भी रहे हैं और आप लोगों का ये बहुत स्वाभाविक भी है कि ये कौन लोग आएंगे, कहाँ पे जाएंगे, क्या चीजें देखेंगे और उसके पश्चात क्या होगा। इन सब बातों के बारे में आप लोगों ने देखा, सुना, एक दूसरे से बातचीत की और फिर अपनी आपने कार्य योजना बनाई। ठीक वैसे ही व्यवस्था हम चाहते हैं कि ये आने वाले समय में अब आपकी कार्यक्रम, जो आपकी कारगुजारियां हैं, आपकी जो गतिविधियां हैं, उसको किस तरह से एक मूल रूप देते हुए आगे बढ़ना है, हमें किस तरह की कार्य योजना बनानी है, इस बात को हमें समझना होगा। तो हम नहीं चाहते कि डर से काम करें। तो डर के लिए तो हर स्कूल में मैं या डायरेक्टर साहब या जितने भी हमारे SCRT या डाइट के जितने लोग हैं, तो सब जगह नहीं जा पाए और हर स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं जा पाए। तो शायद हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि लोग डर की बजाय मन से काम करें, और जब आप मन से काम करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। देखिए, एक छोटा सा मैनेजमेंट का एक फंडा है, जिन चीजों को मॉनिटर नहीं किया जाता, आज हम क्या कर रहे हैं, आप सब लोगों के जो आपकी जो बुनियादी काम है, उन सब चीजों को हम मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस मैनेजमेंट फिलॉसफी का मतलब यह है कि अगर किस चीज को मॉनिटर नहीं किया जाता तो वो होती नहीं। एनीथिंग व्हिच इज नॉट मॉनिटर्ड इज नॉट डन। तो आपको एक स्कूल का मुखिया होने के नाते ये मॉनिटरिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी चीज को अमली जामा पहनाने के लिए, उसे मूर्त रूप देने के लिए धरातल पे जो काम करना है, शायद उसके लिए आपको सबसे पहले उन चीजों का आकलन करना होगा, उन सब चीजों का एक बहुत तरीके से विश्लेषण करना होगा कि क्या चीज हो रही है और क्या चीज नहीं हो रही है। ये तभी संभव होगा जब आप उसके बारे में सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उसका विश्लेषण करने के पश्चात ये सब चीजें आपको धरातल पर लाने के लिए कार्य योजना बनानी होगी। तो एक लीडर के नाते, एक स्कूल के मुखिया के नाते ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये अभी पिछले 4 जिलों में और अभी आज 5वें जिले में जो हम सब चीजें देख पा रहे हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जहां पर अकेले एक लीडर ने, एक मुखिया ने वहां पे बहुत जबरदस्त तब्दीली की। और ये हम मान के चल रहे हैं, ये संभव है, ये धरातल को उतारा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइलाज बीमारी।
अभी आपके सामने, आप ही के बीच में बैठे हुए साथियों ने बहुत से लोगों की मिसाल दी कि एक फला फला अध्यापक ने, एक फला फला मुख्याध्यापक ने या फला प्राचार्य ने वहां की एकदम सूरत बदल के रख दी। तो ये सूरत बदलने की प्रक्रिया में 3 लोग शामिल होते हैं, 3 स्टेक होल्डर शामिल होते हैं, जिसके बारे में डायरेक्टर साहब आपका इशारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बतौर मुखिया एक लीडर का एक शेयर्ड विजन होना चाहिए। शेयर्ड विजन का मतलब हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए, तभी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे आप। स्कूल में आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, हमारा काम ही है शिक्षा देना, सेवार्थ शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, बड़ा बड़ा मोटो हर स्कूल के फ्रंट गेट पे लिखा रहता है। तो क्या बच्चे शिक्षार्थ आ रहे हैं, क्या उनको शिक्षा मिल रही है? और मिलने के बाद में उस बच्चे में आप इतनी पारंगत उसको बना पा रहे हैं कि वो बाहर निकल के सेवा के लिए जा रहा है। देखिए, अपने आप में पूरी फिलॉसफी है हमारे शिक्षा विभाग कि ये जो बच्चा आ रहा है उसको हम इतना रोचक और इतना अच्छा माहौल के अपने स्कूल में उपलब्ध करवा पा रहे हैं, जिससे वो अपनी शिक्षा के साथ साथ ऐसी अपना मनोवृत्ति बना के निकले स्कूल से कि वो भविष्य में जाके ना केवल अपना भविष्य का निर्माण ठीक करेगा, बल्कि समाज में एक सेवा के तौर पे भी उसको लेके जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो शेयर्ड विजन की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें 3 बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक है बच्चे, दूसरे अभिभावक और तीसरे आपके बतौर मुखिया की अगर हम बात करें तो वो हैं आपके सहकर्मी, आपके साथी अध्यापक। तो हमें बैठ के सबसे पहले ये बात इसके बारे में बहुत तरीके से, सलीके से इसकी विवेचना करनी होगी कि हमारा विजन क्या होना चाहिए। प्रमोद जी बोल रहे थे, आपका रिजल्ट दिखाया 67% से आप 10वीं में कहाँ जाना चाहते हैं और 12वीं में आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो आपका एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो सबका एक ही लक्ष्य हो, यानी कि वो विजन, वो लक्ष्य आपका ऐसा हो जिसमें बच्चे भी शामिल हो, क्योंकि रिजल्ट तो बच्चों ने देना है, उनके अभिभावक भी शामिल हो, क्योंकि अगर स्कूल में अच्छा माहौल है, घर में माहौल नहीं है, क्योंकि स्कूल में कुछ समय के लिए आता है, ज्यादा समय वो घर में रहता है, तो वो भी तभी आपका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और तीसरे, जब जिस स्कूल में आप बैठे हुए हैं, जिसके आप मुखिया हैं, आप सब लोगों को शामिल करके उस विजन के बारे में, उस उद्देश्य के बारे में उनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो शायद हम उस लक्ष्य पूर्ति की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक लीडर के नाते, वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, प्रमोद जी बता रहे थे, एक बार फिर एक मैं उदाहरण उसी संदर्भ में उठा के देखिए मुखिया का कितना जबरदस्त रोल है। एक आपने पुर्तगाल का एक मैच देखा होगा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम भी सुना, एक जबरदस्त खिलाड़ी, मेसी, रोनाल्डो, नेमार, ऐसे नाम हैं जो दुनिया में बहुत जो है ना हर आदमी जानता है जो फुटबॉल प्रेमी है। उस मुखिया ने, जो कोच था, उसको लगा नहीं आज स्थितियां कुछ ठीक नहीं है, उसको उस खेल में और पहले 11 खिलाड़ियों की बजाय बाहर बैठा। इतनी ताकत है उस लीडर में, उस ताकत का आपको सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए कि आप एक मुखिया के नाते जैसे जैसे काम लेना चाहते हैं वो संभव है। अब हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे नहीं, बच्चे ही ऐसे हैं, कोई बच्चे कोई अलग से नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं और हमारे स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, कोई बुनियादी फर्क नहीं। मैं बिल्कुल दावे के साथ ही बात कहता हूं और वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो चुकी है बात कि ये नहीं है कि किसी बच्चे में कोई कमी है। अगर कमी है तो उस माहौल में कमी है, उस बच्चे को किस तरह से ढालना है, उसके तरीके को समझाने में शायद कोई कमी हो सकती है, लेकिन बच्चे में कोई कमी नहीं। ये बच्चा आज, ये जरूरी बात को हमें मानना होगा कि इसके पास सारे हुनर हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल के पास नहीं। हमें ऐसा मुखिया चाहिए जिसकी नजर अच्छी हो, जिसका नजरिया बढ़िया हो, और उस नजरिए के साथ साथ हमें वो पारखी चाहिए अध्यापक जो उस बच्चे को, जिस हुनर को जिस बच्चे के पास में है, उसको इस तरह से ढाल दे। ऐसे शिल्पकार चाहिए जो उस ना केवल उस बच्चे का भविष्य का निर्माण करे, बल्कि आने वाले पूरे समाज में भी एक ऐसी मिसाल पैदा करे और आने वाले टाइम में सब लोग याद करें फला फला स्कूल में फला फला अध्यापक ने ये बुनियादी तब्दीली करके दिखाई। और ये संभव है, बहुत लोग कर भी रहे हैं और आप ही के जिले में भी बहुत से लोग कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बिल्कुल धरातल पर उतारने के लिए एकदम कोई जो है ना आसमान से किसी को लाके लाना पड़ेगा। अगर हम ये कहें जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है कि भी हमें तो सबसे बढ़िया जो बेस्ट पुलिस है वो जब लाके दोगे तब जाके हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो। यानी कि ये कहेगा कि स्कॉटलैंड यार्ड एक पुलिस है लंदन की, जिसे माना जाता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रशिक्षित और बहुत ज्यादा काबिलियत रखने वाले वो पुलिस संस्था है, जिसको ये माना जाता है कि कोई भी केस अगर दे दे तो इनकी नजर से वो दूर नहीं हट सकता। वो किसी ना किसी जो भी आदमी उसमें क्रिमिनल्स इन्वॉल्व में उसकी तह तक जाके उसको पकड़ लेते हैं, ऐसी उनकी उपासना होना है। तो हम उस व्यवस्था का कब तक इंतजार करें? वो नहीं हो सकती, आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती, और खासतौर पर हमारे सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास में कौन लोग आते हैं? जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लोग, उन अभिभावकों के बच्चे आपके पास में आते। आज जिस स्कूल में गया वहां पे भी जाके देखा, और मोटे तौर पे आंकड़ा भी यही है, 3/4 से ज्यादा बच्चे हमारे पास में कौन है? जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग। तो हमारा नजरिया बदलना चाहिए। ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, और इन बच्चों का भविष्य के निर्माण के लिए जो सरकार ने आपको एक दायित्व दिया है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं एक ऐसा मौका दिया है सरकार ने कि समाज सेवा का जो एक मौका आपकी आजीविका के साथ में जुड़ा हुआ है, कि जिस आजीविका से आप वहां पे अपना पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन साथ साथ में कितनी बड़ी जिम्मेवारी और कितनी बड़ी उपलब्धि और कितना बड़ा मौका आपके साथ में है कि वो समाज सेवा का भी फायदा उठा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें आप अपना माने। इन बच्चों को जब आप अपना मानने लगेंगे तो ये सारे तरीके निकल आएंगे। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब तक उस समस्या का समाधान के बारे में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास में कुछ समस्याएं बहुत हैं। अभी अगर आप गिनने लगे, सुनने लग जाएं, तो सब लोग अपने अपने स्कूल की, अपने अध्यापन की, पठन पाठन की, दुनिया भर की शिकायतें आपके पास में इकट्ठी हो जाएंगी। बल्कि अगर हम इस तरीके से चलें कि हम इन समस्याओं का विश्लेषण करें, इनकी विवेचना करें, आपस में बैठ के इसका हल ढूंढने की कोशिश करें, तो तरीके निकल आएंगे। लेकिन जब तक आप उसके बारे में विचार विमर्श नहीं करेंगे तो ये समस्याएं और बढ़ती हुई, और ज्यादा विकार रूप जो है ना बहुत बड़ा रूप लिए हुए ऐसी नजर आती है। तो इसके बारे में अपने सहपाठियों से, अपने सहकर्मियों से, बच्चों से, अभिभावकों से बातचीत करें, और बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। ये मत समझिए कि डायरेक्टर साहब आएंगे, एसीएस साहब आएंगे, मुख्यालय से अधिकारी आएंगे, एससीईआरटी के लोग आएंगे, वो आपका कोई ना कोई समाधान, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड जैसी कोई पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध करवा के जिले का बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगा। नहीं, हमने यहीं से बनाने हैं वो स्कॉटलैंड यार्ड, यहीं से वो शिक्षाविद पैदा करने हैं, यहीं से ऐसे माहौल बनाना है जो बच्चे यहाँ से निकल के आईआईटी और एम्स में जाएंगे। तो इस एक भ्रांति हमारे जो समाज में है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में कोई हुनर नहीं होता और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। ये जो हमारी भ्रांतियां हैं, इसको हमने धाराशायी किया है, आप सब लोगों ने किया है। हमने सुपर 100 जैसा प्रोग्राम चालू किया, और सुपर 100 प्रोग्राम में पिछली बार, ये तीसरा साल था, पिछली बार 41 बच्चे आईआईटी में गए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में, गांव में पढ़ने वाले यही वो बच्चे हैं, यही वो बच्चे हैं जिनको आप कहते हैं कि ये गुर्बत से आते हैं, ये लोग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं। इस बात को साबित करता है कि गरीब हैं लेकिन हुनरमंद नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके पास हुनर भी है। आपकी नजर पारखी जैसी होनी चाहिए, आपके काम और आपकी गतिविधियां शुल्ककार जैसी होनी चाहिए। यही बच्चे आपको जो है इतना अच्छा रिजल्ट लेके जाएंगे, ये हमें मान के चलना है। और ये मनोवृत्ति से हमें बाहर निकलना है। इनको पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ाएं ना पढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस मनोवृत्ति से बाहर आप निकलेंगे तो एक इसे अपना दायित्व भी समझेंगे, और समाज सेवा का मौका जो सरकार ने दिया है उसका भी एहसानमंद होंगे आप, कि देखिए किस तरह से आपने आप बच्चों का भविष्य का जो है ना इसका निर्माण किया। तो सबसे पहले एक मुखिया के तौर पे आपकी क्या जिम्मेवारी है, इसको समझना होगा। ये समझने के लिए आप सब लोगों को स्टेक होल्डर से बात करनी होगी, और 3 स्टेक होल्डर्स हैं जिसका जिक्र हमने किया, बच्चे हैं, अभिभावक हैं और आपके सहकर्मी। इसके बारे में बातचीत करें, और उसके बाद फिर हमें कोई ना कोई ऐसा कोई माहौल बनाना पड़ेगा जिससे मुझे लक्ष्य पूर्ति की तरफ हम आगे जा सकें। अब एक सबसे बड़ी बात, हालांकि यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। पहले 4 जिलों में जो गए तो बच्चों की संख्या जो स्कूलों में आते हैं
उनकी बहुत कम संख्या है, 72, 73, 77% और 80% ऐसी आई, और आपके यहाँ पे आज 85% है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जैसे आपका ये जब प्रमोद जी बता रहे थे ये आंकड़ा, कुछ लोगों ने बोला नहीं ये स्थिति तो हमारी सामान्य है। ये भी एक बात इस बात को साबित करती है, ये स्थिति सामान्य नहीं है। हमने देखा 19 तारीख को 19 दिसंबर को हमने डीओ साहब को बताया कि आपके जिले में आए, और हम बता के आते हैं, कोई अचानक कोई निरीक्षण या पर्यवेक्षण करने की जरूरत नहीं, हम बता के आते हैं। और 19 के बाद धीरे धीरे जबरदस्त उसमें बढ़ोतरी हुई, ये आंकड़े बता। फिर हमने कहा कि भाई इससे पीछे चलते हैं, नवंबर में उससे पीछे चलते हैं, पूरे साल भर में, तो देखा ये स्थिति वैसी नहीं है जैसी 3-4 दिनों में हो रही है। अब इसे दो बातें साबित होती हैं। नंबर एक, ये एक जो बहाने बनाने की कार्रवाई कि बच्चे आए नहीं आए हमारा कोई रोल नहीं, हमारा रोल है और हम इसको बढ़ा सकते हैं, ये बात साबित हो जाती है। जब 3 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, हफ्ता कर सकते हैं, तो इसे हम रूटीन ही क्यों ना बना लें। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास के टीचर्स को, उनके बच्चों से, उनके अभिभावकों से बात करनी पड़ेगी, शायद प्रिंसिपल को भी करनी पड़ेगी, एसएमसी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बार बार बुलानी पड़ेगी, पीटीएम भी बुलानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि आपके बच्चे नहीं आते। मतलब पहली बात ये है कि बच्चों की जो संख्या है, जो अटेंडेंस है, वो कैसे सुधारी जा सकती है, उसके बारे में हमें कुछ सोच विचार करना चाहिए। ये आंकड़े हमारे 2-3-4 जिलों से बेहतर हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट होने की भी जरूरत है। कि कंप्लेसेंसी के 2 कारण मैं समझ रहा हूं। एक नंबर की जी बहुत बढ़िया है, डायरेक्टर साहब ने भी पीठ थपा दी और प्रमोद जी ने तो बहुत ही जो है भूमिका बढ़ा दी, बोला सोचने की जरूरत ही नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है, ये बढ़िया ही होगा। दूसरी बोला जी 12 नंबर आ लिया, मेरा निकल पड़ेगा नंबर, एटलीस्ट बोला जी इस साल में तो हो नहीं, अगले साल में पड़ेगा, बोला जी पता नहीं रवांगे कि ना रवांगे, फिर कोई दूसरा भुगतेगा। ये 2 कंप्लेसेंसी के कारण नहीं, बल्कि हमें अपने गिरेबान में झांक के एक इसे आत्मसात करना होगा, इस बात को समझना होगा कि ये हमारी कारगुजारी है। और कई बार तो बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है, हमारा काम क्या है कि स्कूल में आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट वालों से पूछा भी आप लोगों का काम क्या है, बोला जो प्रिंसिपल साहब बुला लेते हम आ जाते हैं, चाय पिए, नमस्ते हुई और चले जाते हैं। भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अब अगर किसी प्राइवेट स्कूल के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर आपको बना दें, आप उसकी खाल छील के रख दो। स्कूल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्कूल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और फलां टीचर ठीक से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, अगर नहीं पढ़ा रहा है तो उसकी छुट्टी करो। लेकिन हमारे यहाँ हर 30 तारीख को सैलरी बन जाती है, बिल क्लर्क साहिबान बहुत बड़े अच्छे तरीके से 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, बड़े संतुष्टि के साथ में हमें काम चलता है। तो उस मनोवृत्ति से बाहर निकलने की जरूरत है, बच्चों का भी, उनके अभिभावकों का भी, और समाज के सभी लोगों को मनोबल बढ़ाने की भी हमें जरूरत है। तो इसलिए ये जो स्टेक होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके इसके बारे में सोचिए, बार बार सोचिए, और जब तक आप नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा सोचने वाला आएगा, कोई तरीका बताएगा, कुछ चीजें आपको पसंद आएंगी, कोई चीजें पसंद नहीं आएंगी। लेकिन जब आपस में बातचीत करके जो चीजें निकल के आती है तो उसको सब अपनाते भी, और जब आप खुद अपनाते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। किसी के कहने से, वो डर से, जैसे मैंने कहा कि काम करने के 2 तरीके हैं, डर से कुछ दिन तो काम चल जाता है, अच्छा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि डर से नहीं होता है, होता है। और शायद हमारी जैसी व्यवस्था में तो डर कई चीजों में बहुत मायने भी रखता है कि जब तक टारगेट ना दे तो शायद हम भूल जाते हैं। तो मन से करने वाली प्रक्रिया है, उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, इट्स अ बिग टॉल ऑर्डर, कि हम कैसे अपने टीचर्स को इतना मोटिवेट कर दें कि डायरेक्टर साहब आए चाहे ना आए, डीओ साहब पूछें या ना पूछें, या मुख्यालय से कोई चिट्ठी आए उसका जवाब देने के लिए हम अपनी तैयारी ना करें, लेकिन हमारा जो काम है वो काम वैसा ही होना चाहिए जो हमें दिया गया है, जो काम हमारे जिम्मे लगाया गया है, उसको उसी तरीके से बहुत ही एक जागृत शिक्षक होने के नाते हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, और ये तभी संभव होगा जब आप जिम्मेवारी के साथ में। एक अच्छी चीज और जो हमने आज यहाँ पे देखी कि एटलीस्ट जिस स्कूल में मैं गया, और शायद दूसरी जगह पे भी ये बात हुई होगी, सभी जगह पे टीचर्स हमारे गुरुजन जैसे फोटो लगे हुए। अब
अब कम से कम बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे क्लास इंचार्ज कौन है, पढ़ाने वाले गुरुजन कौन है। बीच में कुछ लोग ट्रांसफर्स होके आए, बहुत जल्दी जल्दी बदल भी जाते हैं। और जिस स्कूल में गया, हालांकि तो मॉडल संस्कृति स्कूल है, क्योंकि अभी तक जितने भी स्कूलों में मैं गया वो उस पर्यवेक्षण के दौरान में वो नॉर्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। मेरा मन किया इस बार सीनियर सेकेंडरी जो मॉडल संस्कृति स्कूल है, तो वहाँ पे वाकई में ये मॉडल था। और मॉडल के मायने खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो सभी कमरों में गुरुजन के फोटो लगे हुए थे, वॉल क्लॉक लगी हुई थी, वहाँ पे जो है ना वो बल्ब और ट्यूबलाइट्स लगी हुई थी, बहुत सुंदर ड्यूल डेस्क लगे हुए थे, बहुत ही सुसज्जित आपके जो है ना वो कमरे बने हुए थे, बाला की बहुत अच्छी एक्टिविटीज थी। डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा था, ना कि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, बल्कि उसका सही मायने में इस्तेमाल कंटेंट को लेके, एक्टिविटीज को लेके वो सब हो रहा है। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब कोई आदमी उसको मॉनिटर करेगा, उस सब चीजों को सही तरीके से चल रही हैं देखे, बार बार देखे, निरंतर देखे। मतलब ये है कि अगले करीब 40-45 दिन सीबीएसई वालों के 45 दिन बचे हैं, करीब 60 दिन के आसपास हमारे बोर्ड के वाले हैं। तो उस दिन सुबह शाम उठते बैठते, शाम को जागते, आपके दिमाग में यही होनी चाहिए मेरे स्कूल का रिजल्ट सीधा निकले। मैं एक बात और बार बार कहता हूँ। देखिए, एक बार जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और जापान में मैनेजमेंट की प्रणाली को एक अच्छे तरह मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है, एमबीओ। अगर किसी ने पढ़ा हो मैनेजमेंट, तो एमबीओ का एक कंसेप्ट होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित कर दिए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, और उसके बारे में बस एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये हमारा लक्ष्य है। वारेन बफे का एक नाम सुना होगा, बहुत नामी गिरामी एक नामचीन हस्ती है अमेरिका की। और वारेन बफे एक जमाने में दुनिया की दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे। वो ये कहते हैं कि मैं एक साल में सिर्फ एक चिट्ठी लिखता हूँ। उसके नीचे जितनी भी कंपनियां हैं, उस सभी कंपनीज के सीईओ को साल में सिर्फ एक चिट्ठी लिखता हूँ, और एक चिट्ठी लिखने के बाद सब कुछ उन पे छोड़ देता हूँ, और साल के बाद फिर उसका मैं निगरानी करता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ। इतना जबरदस्त डिसेंट्रलाइजेशन, इतना जबरदस्त ट्रस्ट, विश्वास, और इतना जबरदस्त उन्होंने टीम का जो है ना वो एक गठन किया होता है। उन्हें सिर्फ एक बार बताने की जरूरत। लेकिन शायद इस तरह के पैमाने, इस तरह के एग्जाम्पल, मिसाल हमारे पे लागू नहीं होती। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार बता दें, पूरा वो साल भर का काम उसी हिसाब से करते हैं। एमबीओ की बात कर रहा था, जापान में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने कहा कि जो काम है वो हमने बता देते हैं, और वो पूरे बोर्ड पे जैसे मान लें कोई इंडस्ट्री बनी हुई, इंडस्ट्री के अलग अलग विंग्स होते हैं, हर एक विंग के अलग अलग टारगेट देके उसके विंग का या पूरे इंडस्ट्री का वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उसको टारगेट दे दिए जाते हैं। और टारगेट देने के बाद में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इसीलिए ये फिलॉसफी निकली एमबीओ की। तो उन्होंने ये देखा करीब 60% ऐसे लोग हैं, और उसी तरह से वारेन बफे जैसा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, हम आपको बता दें, और बताने के बाद में ये हम आपको आपके जहां जहां जैसे डेस्क में है या बोर्ड में जहां भी बैठे होते हैं उसके सामने लिख के रोज आते हैं, देखते हैं, उनको इस बात का आभास होता है कि ये काम हमें करना है। तो उन्होंने ये देखा करीब 60% ऐसे लोग हैं जो केवल इस मात्र से ही मोटिवेटेड रहते हैं कि ये काम मुझे दिया गया है और उसे मुझे मन से करना है। 60%। 20% ऐसे लोग उन्होंने जांचे जिनको बार बार कहने से वो लाइन पे आ जाते हैं कि भाई उनका भी रिजल्ट अच्छा रहता है। और 20% माता का माल, बोला ये कहानी कुछ हो सकता है, कहो चाहे ना कहो, डंडा चलाओ ना चलाओ, बोला ये तो बिल्कुल गए। तो हमारे यहाँ क्या है, 60% मन से काम करने वाले जापानी, और हमारे यहाँ कितने होंगे, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट, ऐसी कोई स्टडी मुझे नहीं मिली। लेकिन मेरा मानना है वो जो 20% है ना, बेचारे 20-1% तो होंगे यहाँ भी जो मन से काम करेंगे। इसको बढ़ाना है, और जब मन से काम करेंगे तो कोई उसमें प्रलोभन की बात हो, प्रोत्साहन की बात हो, हौसला अफजाई की बात हो, ये बेमायने हो जाए। तो आपको ऐसी प्रणाली
ईजाद करनी होगी जिसमें ये सब चीज़ें शामिल हों। और जब हम अपने टारगेट्स की बात करते हैं, रिजल्ट्स के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें आपके सामने रखी। कुछ आपको 3 चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद फिर हम विसर्जन करेंगे। नंबर 1 कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जिन बच्चों को 8वीं तक तो सरकार का जो है ना कानून, भारत सरकार का कानून कहता है, लेकिन 12वीं तक हरियाणा सरकार के फैसले के मुताबिक ये निर्णय किया हुआ है कि 18 साल की उम्र और 12वीं कक्षा तक सारे बच्चे स्कूल में आए। स्कूल वो सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। ये जिम्मेवारी हमारी होनी चाहिए कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, गांव में हैं, उनके लिए तो बहुत आसान काम है, सब लोगों को जानते हैं। तो हमारे टीचर साहिबान इसको भी एक मकसद लेके चलें, एक ऑब्जेक्टिव लेके चलें कि जो बच्चे बाहर हैं उनको स्कूल में लाना। और उसके बाद आप एसएमसी को बुलाइए, पीटीएम करवाइए। पीटीएम के बारे में जो प्रमोद जी बता रहे थे, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों की पीटीएम्स करते हैं, कम से कम उसी से एक उदाहरण ले लें, उसी से एक मिसाल ले लें कि जैसे आप वहाँ पे छुट्टी लेके चले जाते हैं, वैसे ही आप अपने इन बच्चों को अपना माने और इनके पीटीएम्स बुलाएं और उनके पेरेंट्स को बुलाएं और उस तरह की कारगुजारी अपने धरातल को उठाएं, अपने प्रांगण में, अपने स्कूल के प्रांगण में ये सब चीजें पुनर्स्थापित करें। ये संभव है। तो ये सब चीजों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो जो बच्चे आ गए उनकी हाजिरी कैसे बने? आपकी हाजिरी पिछले दिनों बहुत अच्छी रही, 85% है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक बहुत ही सुलझी हुई बात कही जाती है कि 90% होनी चाहिए। आपके टीचर्स की हाजिरी 95% से ज्यादा है, और लेकिन स्टूडेंट्स की हाजिरी माना जाता है कि 90% से ज्यादा होनी चाहिए। बहुत नजदीक हैं आप उसके, और इसको 85 से 90 करें, और हाजिरी मात्र से ही आपका रिजल्ट जबरदस्त सुधार की तरफ बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जो बच्चे बाहर हैं उनको स्कूल में लेके आए, जो स्कूल में आते हैं वो बार बार स्कूल में आए, रोज स्कूल में आए, ऐसा माहौल बनाना होगा। और माहौल बनाने के लिए जैसे मैंने बताया, मुखिया की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। तो ये माहौल कैसे बनाए? जब हम एसएमसी से बात कर रहे थे या टीचर से बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा ये बच्चे क्यों नहीं आते? 20% बच्चे या 15% बच्चे, या कई जगह पे जो 28%, 72 जहाँ थे, उनसे कई जगह पे जब हमने ये सवाल किया तो बहुत से बच्चों, काफी लोगों ने ये कहा कि जिनके बच्चे जिनके हैं हमारे यहाँ पे तो जी ऐसे ही हैं, इनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है जी, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और उसी स्कूल की एसएमसी से जब मैंने बात की, तो जो एसएमसी की प्रधान थी, गुरुग्राम की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो प्रधान थी, वो अनपढ़ थी, और उसको एसएमसी का, क्योंकि उसके बच्चे वहां पढ़ते थे, जब मैंने यही सवाल उनके सामने रखा तो बड़ी उत्तेजित होकर और बहुत ही अग्रेसिव मोड में उन्हें कहा कि मैं अनपढ़ हूं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मेरे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे। देखिए, उस अनपढ़ महिला, जिसे आप निरक्षर महिला कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान, विश्वास, आत्मविश्वास और भविष्य की सोच, दूरदर्शन जो उसके दिमाग में है, उस महिला को नतमस्तक होते हुए हमें बड़ा अच्छा लगता है इसे बात कहते हुए। उस महिला ने कहा, पुष्पा उसका नाम था, पुष्पा देवी ने कहा कि मैं अनपढ़ रहेगी, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, एसएमसी को इन्वॉल्व करें। इस तरह के जो जितने जागृत लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जो आ रहे हैं उनको कैसे रिटेन करें? रिटेन तभी होगा जब आप टीएलएम यूज करेंगे, टीएलई यूज करेंगे, जब आप चीजों को समझाने के लिए बच्चों से। अभी जैसे मैंने देखा बहुत सारी जगह पे मैं जब गया तो स्कूल बना हुआ है, क्लास में डेस्क लगे हुए हैं, डेस्क के और बोर्ड के बीच में एक टेबल लगी हुई है, टेबल से बाहर निकल के टीचर्स पीछे तक चला जाए इतनी जहमत भी नहीं उठाते। बोर्ड के और टेबल के बीच में खड़े खड़े ही अपना लेक्चर। पिछली बार आपने एक टारगेट दिया, बताया था कि लेक्चर देने से कितना है, अगर वो है तो दिखाया जा सकता है। तो अगर उस तरह की साइट में हो तो ये माना जाता है केवल भाषण से, हालांकि मैं भी भाषण कर रहा हूं, लेकिन शायद मेरा तो काम ही यही है, आप बच्चों को भाषण देके पढ़ा नहीं सकते, और बढ़ाने से, सिर्फ भाषण देने से केवल 5% रिटेंशन होता है, केवल 5%। अगर पढ़ाने सिर्फ यही एक हमारी औपचारिकता है, तो फिर आपकी टीचर्स डायरी, आपका लेसन प्लान, आपकी पीटीएम, आपकी एसएमसी, कुछ नहीं उसमें इंप्रूवमेंट करने वाला।
आपको इतना ज्यादा इंटरेक्टिव होना। दूसरा मैं एक स्लाइड देख रहा था, आपके जो है 53% आपके स्कूलों का आज ही का जो रिजल्ट है, 53% क्लासेस में जो हमारे मेंटर्स गए उन लोगों ने देखा कि सही मायनों में बच्चों की एंगेजमेंट थी आज भी, यानी कि आधे ऐसे टीचर्स हैं, आप ही के रिकॉर्ड है, आज ही बता रहे हैं कि जहां पे टीएलएम का टीएलई का इस्तेमाल होने के पश्चात, शायद इतना क्लियर नहीं है, हाँ, केवल 5% माना जाता है कि भाषण से केवल 5% ही रिटेंशन होगी। और बढ़िया रिटेंशन कब होगी? जब इसे और ज्यादा रोचक बनाएंगे, और रोचक बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो नाम से पुकारे, चाहे उसको प्यार करके पुकारे, टॉफी दे के पुकारे। तो पिछली बार गुरुग्राम के एक स्कूल में जब मैं गया तो चौथी क्लास की बच्चियों के साथ में बैठ के हमने उनसे पूछा क्या करें, कैसे कर दें, आप कैसे पढ़ते हैं। हमने कुछ उसको काम दिया, 2-3 चीजें उनको लिखने के लिए दी, और लिख के इतनी ज्यादा उत्तेजक हो रही थी वो बच्चियां, इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि आए, लेके आए, मेरे पास में दिखाया, ये किया, वो किया। और वो जो टीचर्स की इतनी जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट थी, तो मतलब ये कि हर बच्चे को 2 लाइनें लिखने के बाद इतना मजा आया कि जी और बताइए, और मेरे को बोलने लगे जी आप हमें रोज पढ़ाने आए करो। मगर मैं रोज तो नहीं आ सकता, बोला नहीं जी आप रोज आए। फिर हम नू में गए, नू में सुबह एक बच्ची को मैंने वैसे बुला के पूछा कि आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? तो जी अच्छा लगता है। फिर आप, बहुत कमजोर सी बच्ची थी, छोटी दूसरी क्लास की। फिर मैंने पूछा कि आपको यहाँ मिड डे मील मिलता है? बोले जी मिलता है। आप खाते हो? बोले जी मैं नहीं खाती। बोलो क्यों? क्योंकि उसकी जो है ना सेहत से लग रहा था बड़ी कमजोर है। बोले जी मैं घर से टिफिन लेके आती हूँ। दूसरी क्लास की बच्ची। और जस्ट ऐसे ही हुआ, मैं घूमते घूमते उनकी क्लास में चला गया और वहां उस टीचर को वो बोल रही। अब देखिए सिर्फ 1 मिनट के इंटरेक्शन से उसका इतना आत्मविश्वास बढ़ा, उस टीचर को बोल रही है कि नहीं मेरे को साहब से, इनसे टीचर से बात करनी, उनके लिए टीचर ही सिर्फ 2 मिनट के इस इंटरेक्शन से इतना जबरदस्त उसका आत्मविश्वास बढ़ा। कोई आज बच्चा कोई उससे पूछ रहा है, वो कहे जी मैं मिड डे मील नहीं खाती। मैं क्यों नहीं खाती? बोले मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगता अपने आप में एक बड़ा जबरदस्त फीडबैक है। बहुत से बच्चों को अच्छा नहीं लगता दूध, कई बच्चों को अच्छा नहीं लगता, कई लोगों बच्चों को खिचड़ी दलिया अच्छा नहीं लगता। आप खिचड़ी पे ले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं ना उसका। तो वही आप खिलाइए जो बच्चों को पसंद है। अब इसके लिए कोई किसी ने कोई अलग से कोई माहौल तैयार करना कोई जरूरी नहीं। जो चीज बच्चों को अच्छी लगे वो मिड डे मील खिलाइए, बच्चे खाना शुरू करेंगे। और आपका सेहत, वो कहते हैं हरियाणा में, बोला जी हरियाणा में एक बार जो है ना, हालांकि वो मेरा महकमा नहीं है, वो आईसीडीएस की एक मीटिंग हो रही थी, तो वहां हम बैठे हुए थे, हमारे से पहले मुख्यमंत्री महोदय बोले ये आंगनबाड़ी सेंटर्स में ये बच्चों को क्या करते रहते हैं, हरियाणा जैसी जगह में कहाँ जरूरत है। अब वो उनके एसीएस महोदय बड़े जबरदस्ती सब बताए, ये भी करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। बोले नहीं नहीं हरियाणा में कोई जरूरत नहीं इसमें। फिर अभी रिजल्ट आया, नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर सर्वे, वो सर्वे क्या कहता है? 52% बच्चियां हमारी अनिमिक है। और एक और बात, जो हम कहते हैं ना, जो इतने लठैत ये सारे लड़के, उन लड़कों में 40-42% अनीमिया, और जिनको माँ अपने से ज्यादा पूरे परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए सब कुछ दे देती है, उस लठैत के भी 42% में अनीमिया। तो क्या कर रहे हैं? इसलिए मिड डे मील को भी समझने की जरूरत है। तो हमने एक ऐसी एक्सरसाइज की, एक छोटी सी किताब भी बनाई है, वो सब लोगों को शायद आप तक पहुंच गई होगी या पहुंच जाएगी। उसमें ये बताया गया कि मिड डे मील में वही चीज खिलाओगे जिससे उसका अनीमिया बढ़ सकता है, और हर 3 महीने या कम से कम 6 महीने में उसका अनीमिया की जांच करने का एक प्रोग्राम हमने चालू किया, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो आइडिया ये है कि बच्चों को उसके साथ में इन्वॉल्व करें। उस क्या है, आप उसको मेथी खिला सकते हैं, मेथी है तो पुदीना है, पुदीने की चटनी बना के खिला सकते हैं। पुदीना, मेथी, चुलाई, जबरदस्त आयरन होता है। वो हम पीछे पड़े रहते हैं, बोले जो दूध पिला दो, दूध पिला दो, दूध पिला दो। 1 गिलास दूध का मतलब सारी चीजों का रामबाण है। वो खाली दूध तो थोड़े होगा, आपको बहुत सी चीजें उसको देनी है। अब जैसे आज हम जिस स्कूल में गए, उन्होंने कहा कि जो मिड डे मील था उसमें घिया कई ऐसे बच्चे मेरे जैसे को पसंद नहीं आते, लेकिन आपने दाल में डाल के ऐसी उसकी पौष्टिक बना दिया, जबरदस्त हो गया। तो घिया के उसमें फायदे, गेहूं के उसके रोटी भी मिल गई और वो भी मिल गया। ऐसी चीजों का आप जो है ना तरीके से बढ़ाइए।
उस लड़की ने सिर्फ इसी बात को लेके कहा कि भाई मेरे को मिड डे मील अच्छा नहीं लगता, उसके आप जो है ना आगे कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। एक अच्छी बात जो यहाँ पे नजर आई पेडागोजी में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, स्कूल मैनेजमेंट का मतलब स्कूल का मतलब पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब तरीका। अच्छा तरीका तभी संभव होगा जब आप अपने सब चीजों को अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? आपकी पेडागोजी, वो प्रमोद जी बोल रहे थे कि जी हमारे यहाँ पे जब हमने पढ़ा था वही पढ़ा रहे हैं, भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। आपने तो पढ़ लिया, अब सरकार ने नौकरी भी दे दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे 21वीं शताब्दी के 21वीं शताब्दी के बच्चों को आप पुराने ढर्रे से नहीं चला सकते। और एक बात बिल्कुल साबित होती है आपके सामने, जहां जहां डिजिटल बोर्ड है या जहां जहां हमने ये टैबलेट्स दी, बच्चे आपसे ज्यादा पारंगत हैं। और जहां टीचर कुछ कुछ करते हुए फंस जाता है ना, वो किसी बच्चे की तरफ इशारा करता है, बोला भी आगे बताओ इसको इरेज करना है, किस तरह करना है। वो बता बोले यो दबा दो, बोला जी यो बड़ा बटन दबा दो, इससे बंद हो जाएगा। इससे बोले जी इसका रंग बदलना, बोला जी यो दबा दो जी इससे बदल जाएगा। तो बच्चे कहीं आगे जाते हैं, तो आपको ये समझना होगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो मेरी बेटियां है, और मेरी बेटिया से, अब हालांकि वो बहुत छोटी है, नेचुरली छोटी ही होती है, बच्चे तो आपके बच्चे तो छोटे ही होंगे, वो अंग्रेजी क्या जबरदस्त है उसकी, मैं अंग्रेजी उससे सीखता हूँ। मेरा बेटा है वो IIT का उससे पढ़ा है, उसको कंप्यूटर क्या जबरदस्त आता है, तो हम भी उससे कंप्यूटर सीख लेते हैं। तो सीखने में कोई हर्ज थोड़ा ही है, इसमें क्या शर्म है। पिछली बार वहां जिस स्कूल में गया, वो प्रिंसिपल साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोला जनाब मेरे तो बस की बात नहीं, जो ये आपने जो दे तो दिया, बोला जी मेरे बस की बात नहीं, ये उन्हें चलाया जाता है। अरे भाई आपको रिपोर्ट बनानी है, टीचर्स डायरी भरनी है, आपको दुनिया भर के अवसर पे ऐप बनानी है, तो वो आप खुद इस्तेमाल करना शुरू। केरला में आपने देखा होगा पिछले दिनों फोटो चल रही थी, दादी और पोती, दादी और पोती दोनों एक क्लास में बैठ के 10वीं का एग्जाम दे। अरे भाई आपकी दादी की इतनी इच्छा शक्ति और पोती का इतना जबरदस्त समर्पण कि अपनी दादी को लेके आई, बोला मैंने भी एग्जाम देना, तने भी देना। कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी सीखा जा सकता। और हम आपको तो सीखने के पैसे देते हैं भाई, और सिखाने वाले देते हैं ना आपके पास। कंप्यूटर वाला PGT कंप्यूटर साइंस है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, नहीं तो बाबू तो होगा वो कंप्यूटर चलाता, वो सीख लेगा। आप मतलब आधा पौना घंटा रोज माथा मारो, 2-4 दिन में सीख जाते हैं। आप खुद करोगे, यू टू लीड बाय एग्जांपल। तो मुखिया को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और ये मुखिया वाली बात में ना जो बार बार इतना मैं जोर दे रहा हूँ, ये भी मान लिया जाता है जी क्या लीडर की बात कर रहे हो, लीडर तो बोले जिनको देखो एक आध कोई पैदा हुआ है, हमारे जैसे कितने लीडर बने। वो लीडर का मतलब ये नहीं है। लीडर आज एक बहुत साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि लीडर्स तैयार किए जा सकते हैं। ये नहीं है कि भाई कभी सेंचुरी में एक ही पैदा हो। लीडर्स कैन बी मेड एंड दे कैन बी ट्रेन्ड एंड देयर आर एग्जांपल्स जिनको तैयार कर सकते हैं, बशर्ते उसमें सीखने की ललक हो, उसके अंदर मादा हो कि हाँ वो चीजों को समझ सके और सबको साथ ले जाए। तो देखिए आप अपने आप को कह दिया, डायरेक्टर साहब ने चिट्ठी जारी कर दी जी आप प्रिंसिपल बन गए, और प्रिंसिपल बन के फलानी जगह पे लगा दिया, और ACS साहब तो कह रहे थे बोले जी आप लीडर बन गए, जी सरकारी कागजात लीडर बनेंगे। लेकिन कायदे से देखिए आपके इस चिट्ठी मात्र से ही कितना बड़ा दायित्व और जिम्मेवारी आपको दी गई है। आपको लीडर बना दिया हमने, लेकिन उस लीडर का एक दायित्व जिम्मेवारी आप सब लोगों को साथ लेके चलने वाली जो कार्रवाई है, ये आपको समझना है। और आपकी क्या कारगुजारी है और आपके क्या रिजल्ट्स हैं, ये भी आप सोच के चलिए ना। आपका अगर मैं आकलन करूं, अगर आपका मैं ACR लिखने की बात आपके BO और DO साहब को करें, तो क्या देखेंगे? आपका स्कूल का रिजल्ट कौन देता है? टीचर देता है। आप तो कहते हैं मैं तो टीचर हूं ही नहीं, और ज्यादातर प्रिंसिपल ने बिल्कुल हाथ खड़े कर रखे, वो अपने सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाते। मेरे प्रिंसिपल थे, मुझे आज भी याद है, वो अपना एक पीरियड लेते थे, और मुझे मालूम है कि जब वो आते थे, एक तो प्रिंसिपल, ऊपर थे मास्टर ना, मास्टर का अपना ही रोब होता है, फिर वो तो डबल मास्टर हो गया ना प्रिंसिपल, उसकी क्लास में क्या जबरदस्त अनुशासन होता था। तो आपको भी उस तरह की कारगुजारी में शामिल होना चाहिए। आप जब आप लेंगे, आप अपने क्लासेस लेंगे, आप सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत से लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत से नहीं लेते। अभी
अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सुधारने की जब बात कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई आपको ऐसी कोई ना कोई तरीका निकालना होगा, और उसमें शायद आपको पहलकदमी करनी होगी, और फिर आपके टीचर भी शामिल हो जाएंगे। कुछ उत्साहित कुछ लोग हैं जो अपना रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। स्कूल में आज हम थे, हमने से पूछा कि आपका रिजल्ट, बोले जी इतना। बोले जी आपको कितने दिन हुए आए? बोले जी 2 महीने। तो आपको अपने सब्जेक्ट का कितना रिजल्ट? बोले जी वो तो देखिए। फिर आप क्या रिजल्ट दोगे? आपको पता लगना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं पहले वाले टीचर्स को कितना परसेंट उसका टारगेट था, आप कितना टारगेट आप आगे मान के चलते हैं। बोले जी आप जितना कह रहे हैं कर देंगे, जो थोड़ा है भाई। बोले जी आप तो हाँ भरवाओ तो भरनी पड़ेगी। इसका कोई फायदा नहीं। वो मन से जो चीजें करने वाली है ना, वो तभी होंगी जब सब चीजों को बहुत बारीकी से आप समझें। वो नजरिया बदलना होगा। वो नजरिया जैसे है ना, जैसे हमारी वो सरकारी चिट्ठियों से या सरकारी भाषणों से नहीं होता, वो मन से होगा। और मुझे पूरा विश्वास है वो ज्यादा नहीं, वो 60-20-20 की जो रेशो मैंने बताई जापान वाली, तो 20-1% तो आज मैं जान में मान के चले ही जाऊंगे। बोले कर सका कहे तो ठीक ही रहे थे, बोला कुछ हो तो उसका है ना। तो आपको ये जो टैबलेट की यूसेज का एक इशू है, बहुत अच्छा आपके यहाँ पे है 11वीं में, लेकिन ये रिजल्ट जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो रही है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक मुद्दा है, उसके बारे में हमें डीओ साहब और बीओ साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके उसको अच्छे तरीके से बढ़ाएं। तो यूसेज भी बढ़ाना है इसका, अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन पे अटके हुए हैं। 1000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम सरकार की अपनी बजट से, आप सरकार की बजट से आपको, आप कहते हैं कि मेरे स्कूल में मेरे को ये चाहिए, एक पैसा निकालने के लिए कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है फाइनेंस डिपार्टमेंट से या सिस्टम से जूझते हुए। 1000 करोड़ रुपए हमने इस स्कीम के लिए बनाया, जो किसी भी प्रदेश में क्या पूरी दुनिया में इतना बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन अब यूटिलाइजेशन, फिर वो सीएम साहब एक दिन मेरे से पूछ रहे थे एक मीटिंग में, बोले भाई इतने यो 1000 करोड़ रुपए का काम तो करवा दिया, बांट भी दिए। मैं जी सारे बांट दिए। बोले जी बांटने बोटना तो कुछ नहीं हो, नहीं बताया कितने यूज कर रहे। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं, क्योंकि मेरे पास डाटा था, उसको मैं कैसे छुपाऊं। मगर जी अगली बार बताऊं। और डाटा के यूज 7%, 12%, 13%। सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने के लिए जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी अहमियत नहीं। आज भी एक जो पीटीएम में बोल रहे थे, एक सज्जन ने बताया, बोले ये जब से आपने ये जो ये दे रखे ना, बोला जी बड़ा तरीका निकाल रखे हैं उन्होंने, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे, कोई ट्विटर पे, बोला जी पहुंच जाओ। वो भी आपको देखना है कि बच्चे आज इसका तोड़ निकाल रहे हैं। ये हमारे प्रिंसिपल साहिबान जिसका इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, वो इतने आगे निकल रहे हैं कि आपके एमडीएम होने के बावजूद भी कोई ना कोई तरीका निकाल रहे। कलावड़ गांव में उसमें हम गए यमुनानगर में, तो वी वर टेकन अबैक। 10वीं क्लास का बच्चा, बोला जी मैं ईप करके दिखाऊं आपके सामने। 55 सेकंड में हमारा एमडीएम तोड़ दिया और उसने वो सिस्टम लगा 55 सेकंड में। और फिर उसने जो बंद कराया, बोला जी इसकी एक और तरकीब है। उसने बोला जी एक और तरीका है। वो तरीका भी उसने फिर 1 मिनट में लगाया, फिर चले। नूह में हम जब थे तो एक बच्चे के पास में वो जो टैब था वो एकदम फटा हुआ था, एकदम स्क्रीन भी टूटी हुई थी। मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? पहले तो शर्मा शर्मी, बोले जी इसका कोई फायदा नहीं जी, इसमें तो एक ऐप है जी, 2 ऐप है जी, चलते ही नहीं जी, ये है जी, कभी ये नहीं होता वो नहीं होता। बट लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। जिस तरह से वो टैबलेट ना टूटी हुई थी स्क्रीन, और ऊपर का कवर एकदम बुरी तरह से फटा हुआ। मैं कहा इस्तेमाल तो तू जरूर करना है, अदरवाइज थोड़ी टूटा। तो धीरे धीरे करके एक बाद में बोला जी 300 रुपये में जुगाड़ हो जाए इसका। सिर्फ 300 रुपये। बोला जी कोई आदमी फलानी फलानी जगह पे जाओ, 300 रुपये में जाके वो सिस्टम से वो एमडीएम तोड़ देता है और वो आप कुछ भी देख सकते हैं। तो ये चीजें भी देखनी। आज एक पीटीएम में तो टीचर, एक बच्चे ने, उसके सॉरी अभिभावक ने ये बात कही कि जब से आपने पीटीएम दिया, बोले जी हमारा तो डर और बढ़ गया। और खासतौर पे लड़कियों को, बोला जी पता नहीं इसमें जो है ना वो आपने जो दे तो दिया, और सारे न्यू को मैं, बोला जी इसमें तो कुछ भी देख सके। तो ये चीज़ को भी आपको उनको समझाना होगा। उन सब लोगों की इस्तेमाल बढ़ेगा। इस्तेमाल तब होगा जब आप यूज़ करेंगे, आप क्लास में इस्तेमाल करेंगे, उनको आपके असाइनमेंट्स देंगे, उनके टेस्ट वैसे करवाएंगे, तो उन सब का इस्तेमाल बढ़ेगा और उसकी यूसेज बढ़ेगी। तभी हम सीएम साहब को जाके कह पाएंगे बोले ये बहुत बढ़िया स्कीम है। ना केवल हमने डिस्ट्रीब्यूशन 100% किया, इसकी यूटिलाइजेशन भी 100%।
तो ये यूसेज के साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि इसका सही मायने में क्या इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो असेसमेंट की बात हो, चाहे वो टेस्ट की बात हो, वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आशा के साथ कि जैसे कुछ कह रहे थे कि तू डाल डाल में पात पात, ऐसा नहीं है कि हमें भी कोई समझ नहीं है। तो जो चीज़ों जिनके बारे में हम इसके बारे में सोच विचार करके अगली बार जो है ना जिस जिले में जाएंगे कुछ और चीज़ पूछेंगे। और जैसे हम आपसे सीखते हैं, जैसे आप हमसे सीखते हैं, हम भी आपसे सीखते हैं, तो कोई ना कोई उसका तोड़ हम भी निकाल लेंगे और नई बात पूछेंगे। तो आप ये कहोगे कि बोले फलाने इंटरव्यू के पूछ रहे थे वो एसीएस साहब और डायरेक्टर साहब, पूछेंगे अभी अगली बार बोले तो नया ही सवाल आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस है जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।